हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बहुत दिनों बाद मैं फ़ेसबुक लाइव कर रहा हूँ और मैं फ़ेसबुक लाइव कर रहा हूँ एक ख़ास वजह से। ये वीक और ये दिन बॉलीवुड के लिए बहुत ख़ास है। दो बहुत बड़ी रिलीज़ेस इस दिन सिनेमा हॉल में आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 15 अगस्त का एक्सटेंडेड वीकेंड है, रक्षाबंधन का मौका भी है, तो दो बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं। एक अक्षय कुमार स्टारर आनंद राय डायरेक्टेड रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के मौके पर आ रही है, फिल्म का नाम भी रक्षाबंधन है। और दूसरी फिल्म आ रही है बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान की लॉन्ग अवेटेड मच एंटिसिपेटेड फिल्म। 4 साल के बाद आमिर खान की फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा। और लाल सिंह चड्ढा रीमेक है हॉलीवुड क्लासिक टॉम हैंक्स स्टारर रॉबर्ट जेमेकिस डायरेक्टेड फॉरेस्ट गम का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग कोलिजन कोर्स होने वाला है और बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि एपिक कोलिजन होने वाला है लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का। तो ये लाइव मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़े रिव्यूज़ वगैरह पोस्ट कर रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनको कुछ हिंदी में भी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं एक फ़ेसबुक लाइव कर देता हूँ और दोनों फिल्मों का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा पर्सपेक्टिव है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब आपने देखा होगा इंटरनेट पे अलग अलग तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा के रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन के रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, कुछ बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो नेगेटिव रिव्यूज़ करते हैं। हमें ये भी पता है कि ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ भी उसमें एक पीआर की झलक आती है। अगर आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर पब्लिकेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर फोरम्स हैं जो इनवेरिएबली नेगेटिव रिव्यूज़ ही करते रहते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़, हर फिल्म को 4 स्टार दे देते हैं, हर फिल्म को 3.5 स्टार देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हर फिल्म को आधा 1-1.5 स्टार देते हैं। लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जब से मैंने फिल्म क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया है, मेरा पर्पस हमेशा रहा है कि सही बात को सही तरह से पहुंचाना आप तक। और जब मैंने 2008 में अपना पहला रिव्यू द गॉडफादर का लिखा था, उससे लेकर आज ऑलमोस्ट मुझे 14-15 साल हो चुके हैं। और 14-15 साल की जर्नी में एज एन इंडिपेंडेंट क्रिटिक ही मैंने जब भी अपने आप को ऑपरेट किया है, अपने आप को कैरी किया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है मेरे रिव्यूज़, मेरा जो सिनेमा पे नज़रिया है वो आप तक पहुँचे, और जिसमें कोई भी मार्केटिंग का एक लेयर ना हो, किसी भी तरह की कोई एनिमोसिटी, हेटरेट ना हो, तो एकदम प्योर फॉर्म में मैं रिव्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं रक्षाबंधन की। लाल सिंह चड्ढा पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, फिर बीच बीच में हम दोनों की एक साथ बात करते रहेंगे। रक्षाबंधन मैं कल जब देख रहा था, कल 2 हमारे प्रेस शोज़ थे डिलाइट सिनेमा में, मैंने फ़ोटो भी डाली थी, तो बैक टू बैक दोनों रिव्यूज़ थे। 3:45 पे जो हमें टाइम दिया गया था वो लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू था, और लाल सिंह चड्ढा बहुत लंबी फिल्म है, 2 घंटे 40 मिनट की फ़िल्म है, तो तकरीबन 3 घंटे चली वो। और फिर 7 बजे हमारा दूसरा प्रेस शो स्टार्ट हुआ जो कि रक्षाबंधन का था, और दोनों फिल्में हमने देखी। तो लाल सिंह चड्ढा देख चुके थे और हम बहुत थका हुआ फील कर रहे थे, और हमको लगा कि चलो बाहर जाके एक राउंड मार के आते हैं। मैं थोड़ा बाहर गया, थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश किया, क्विक कॉल करी 1-2 फ्रेंड्स को, जल्दी उनको अपडेट्स दिए लाल सिंह चड्ढा पे, और फिर मैं वापस आया और तब तक रक्षाबंधन की जो क्रेडिट्स है वो स्टार्ट होने ही वाले थे। सही टाइम पे मैं सीट पे बैठ गया, मैंने रक्षाबंधन देखनी शुरू करी। अब रक्षाबंधन जब मैंने देखनी शुरू करी, पहले 10-15 मिनट तक मुझे लगा यार ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, फिल्म कुछ हल्की सी लग रही है, कुछ चीज़ों की कमी लग रही है। तो मैं थोड़ा सा लगा मुझे यार कि क्या चक्कर है, कि शुड आई वॉक आउट। फिर मैंने कहा नहीं, एज अ क्रिटिक मैं आई हैव नेवर वॉकड आउट ऑफ अ फिल्म इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्रिटिक। येस, आई हैव वॉकड आउट ऑफ सब फिल्म, पर वहाँ पर मैं ऑफिशियली एज क्रिटिक के तौर पर वो फिल्म के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था। वो मैंने अपने पैसों से मूवीज़ देखी थी, तो मुझे लगता है वहाँ मेरा हक है, जहाँ मैं अपने पैसे से फिल्म देखने जाता हूँ और मुझे फिल्म बहुत ख़राब लगती है तो आई कैन वॉक आउट। बट जहाँ मैं एज अ कैपेसिटी ऑफ अ क्रिटिक जहाँ मुझे इनवाइट किया गया, ऑब्वियसली वहाँ से मैं वॉकआउट नहीं कर सकता, तो मैं वॉकआउट नहीं किया। और मैं रुका रहा 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा, और मुझे 1-2 गाने आए, मुझे बड़े लाउड गाने लगे, ऐसा लगा कि नरेंद्र चंचल या उस तरह का कोई फ्लेवर है। लेकिन जस्ट जब इंटरवल टाइम आने वाला होता है, सडनली फिल्म अपने आप को उठाती है और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होते हैं, और सडनली मतलब मुझे लगता है कि मैं अब कोई और फिल्म देख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहा था। मैंने कहा हिमांशु राय, कनिका ढिल्लन बहुत अच्छी स्क्रीन राइटर हैं, और दोनों इस बार साथ आ रहे हैं, आनंद राय की डायरेक्शन है, अक्षय कुमार हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। ट्रेलर देख के भी बड़ा कमाल लग रहा था, लेकिन पहला आधा घंटा थोड़ा थका सा लगता है मुझे। लेकिन क्योंकि फिल्म 1 घंटे 50 मिनट की है, तो तकरीबन 50 मिनट के पॉइंट पर जब फिल्म आती है
है तो सडनली अपने आप को फिल्म संभालती है, इसमें एक सडन तरह की एनर्जी आ जाती है, बीच बीच में पंचेज और कॉमेडी चल रही है, अक्षय कुमार जो अपनी ह्यूमरस टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं वो सब चल रहा है, लेकिन सडनली 50 मिनट के मोमेंट पे फिल्म में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं, कुछ एक दो रिविलेशंस होती हैं और सडनली हम सबको लगने लगता है कि यार ये फिल्म तो मतलब हमारी उम्मीदों से बेटर निकल रही है, क्योंकि अभी तक आधे घंटे 40 मिनट तक हम डिसअपॉइंट हो रहे थे, हम लोग कह रहे थे यार कहाँ आ गए यार मतलब हम लोग, और सडनली मूवी बेटर होती जा रही है और वहाँ से फिल्म बेटर ही होती जाती है। 1 घंटे 50 मिनट की फिल्म आप सोचिए 50 मिनट के पॉइंट से बेटर होती है, थोड़ी और बेटर, थोड़ी और बेटर, थोड़ी और बेटर, और तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के पॉइंट पे या 1 घंटे 35 मिनट 30 मिनट के पॉइंट पे इस फिल्म का पीक आता है, जब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही डिवास्टेटिंग ट्विस्ट आता है। और मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ सीट पे जो लोग बैठे हुए थे, लड़कियां बैठी थी खास तौर पे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, इमोशन से चारों तरफ वो चार्ज हो गया था डिलाइट सिनेमा हॉल जहां हम डायमंड में देख रहे थे फिल्म। लोग तालियां भी बजा रहे थे, एक बहुत ही कमाल की स्पीच देते हैं अक्षय कुमार डाउरी पे, और आई थिंक वो हमारे इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पीच रही होगी डाउरी पे, जब वो बताते हैं डाउरी के बारे में। और बहुत ही पेनफुल एक फीलिंग होती है कि एक भाई है, वो अपनी सब कुछ निछावर करके अपनी बहनों की शादी करवा रहा है, अपनी दुकान गिरवी रख रहा है, और जैसे हमने ट्रेलर में देखा वो ये भी बोलता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी किडनी तक बेच दूंगा शादी करवाने के लिए। तो डाउरी का जो एक पेनफुल डार्क साइड है, आज हम कितना आगे आ चुके हैं, हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास सिस्टम है, पर फिर भी एक डाउरी एक सोशल ईवल है जो हमें सता रहा है। और आई थिंक ये एक कॉमन थिंग है जो एक पूरी हमारी सोसाइटी से जूझ रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये फिल्म देती है। मैं आनंद राय की यहाँ तारीफ़ करूँगा, कनिका ढिल्लन की मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा, हिमांशु राय की मैं तारीफ़ करूँगा, और अक्षय कुमार की तारीफ़ करूँगा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपफ्रंट पैसे नहीं लिए, प्रॉफिट पे ये फिल्म करी है उन्होंने। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है दैट वे अगर आप देखिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यकीन था कि ये फिल्म जो है एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के साथ आती है। हमने देखा था पिछले कुछ सालों में उन्होंने टॉयलेट की प्रेम कथा करी, जहाँ पे उन्होंने स्वच्छ भारत की ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम पे बात उठाई, फिर उन्होंने पैडमैन फिल्म करी जिसमें हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे उन्होंने बात करी। तो इस तरह की वो सोशल अवेयरनेस वाली फिल्म्स कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो रक्षाबंधन है इसमें जो उनकी परफॉर्मेंस है प्रॉब्ली फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिस करियर है। बहुत ही इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। वो एक भाई का जो दर्द है, जो वो अपनी बहनों की शादी करवाना चाहता है, और समाज की जो ये एक बहुत बड़ा एक ईवल है डाउरी, उसकी वजह से वो कर नहीं पाता है। तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती हैं। प्लस जो फिर कैरेक्टराइजेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक की सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम जैसे लोग जो चांदनी चौक में अपने बचपन से जा रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आया, रिलेटेबिलिटी है, गोलगप्पों की दुकान और वहाँ का जो कल्चर है, बहुत ही भीड़ रहती है वहाँ पे, बहुत ही संकरी गलियाँ जो हैं वो हम रिलेट कर पा रहे थे। तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो एक लाइन भी आती है जो स्टैट्स देता है कि हर मिनट 20 तकरीबन लड़कियां दहेज से पीड़ित हैं, और इस तरह के स्टैट्स दिए जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि 20 पर मिनट हैं कि पर डे हैं क्या है, लेकिन इतना हमें पता है कि एक सीरियस ईवल है डॉरी, और ये फिल्म उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड लेती है। तो सारे मेकर्स की मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा। फिल्म सोशली रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं और फैमिली व्यूइंग के लिए फिल्म देखना चाहते हैं, और बहुत लंबी फिल्म नहीं, 2 घंटे के करीब की फिल्म है, जैसे आपका प्लान है दिन में कि चलो एक जल्दी से एक फिल्म देख लेते हैं और उसके बाद कुछ और अपना काम निपटाते हैं, मे बी आज आपको रक्षाबंधन का टाइम भी चल रहा है, और आपको अगर मान लीजिए बहुत लंबा टाइम सिनेमा हॉल में नहीं बिताना, फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखनी है और जल्दी फिल्म देख के निकल जाना है, तो आई थिंक रक्षाबंधन इज़ द परफेक्ट फिल्म कि आप 2 घंटे अपना दें, फिल्म को एंजॉय करें और फिर यू मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द अफेयर्स। तो उस हिसाब से मैं रक्षाबंधन को हाईली रेकमेंड करूंगा। जहां तक स्टार रेटिंग की बात की जाए, मैं यूजली इसमें बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मांगते हैं मुझसे स्टार, तो मैं रक्षाबंधन को 3.5 स्टार दूंगा 5 में से, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू। हाईली एंटरटेनिंग एंड ऑल्सो सोशली रेलिवेंट फिल्म आज के टाइम में, आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो मुझे बहुत अच्छी लगी रक्षाबंधन। पहले आधा घंटा मैंने आपको बताया, 40 मिनट बड़ी थकेली सी फिल्म लगती है और लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, और सडनली फिर जब फिल्म पिकअप करती है और उसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं, जो सारे सिनारियोज हैं, वो जब सामने आते हैं, तो और जब हमें भाई की वो पेन और सफरिंग के साथ हम रूबरू होते हैं, तो ये फिल्म हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देती है और हमें बहुत अच्छा लगता है ये फिल्म को देखकर। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑडियंस में सब लोग रो रहे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, तालियां बज रही थी जब अक्षय कुमार डॉरी पे वो स्पीच देते हैं। तो ओवरऑल मुझे इस फिल्म का इम्पैक्ट लगा, और मेरा ये मानना है कि टियर 2
टीयर 3 सिटीज़ में तो ये फिल्म धूम मचा देगी। तो हिंदी हार्टलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे रक्षाबंधन धूम मचाने वाली है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, और इसका बजट भी तकरीबन 80-90 करोड़ है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। आनंद राय की बहुत ही लॉयल फॉलोइंग है तन्नू वेड्स मन्नू के टाइम से, तो वो लोग भी देखेंगे इस फिल्म को। अक्षय कुमार की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, और भूमि पेडनेकर ने मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। अक्षय कुमार की तो लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस है ही, पर भूमि ने भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और फिर सादिया खतीब और जो बाकी के जो सपोर्टिंग कास्ट है उसने भी अच्छा काम किया है। और तो मैं इस फिल्म से शुरू में प्रभावित नहीं हुआ पहले आधे 40 घंटे में, और उसके बाद मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि पहले के 40 मिनट में आपको स्नैक्स वगैरह ऑर्डर्स वगैरह कर देने चाहिए, और आप पॉपकॉर्न वगैरह खाइए, और सडनली ये फिल्म फिर आपको ग्रिप कर देगी, और तकरीबन 1 आवर 50 मिनट्स तक आपको छोड़ेगी नहीं, और आपको एक इमोशनली चार्ज्ड फिल्म विद अ वेरी गुड सोशल मैसेज मिलेगी। तो ये हुआ रक्षाबंधन का, मेरी तरफ से थम्स अप है, ज़रूर देखिए। दूसरी फिल्म जो मैंने पहली फिल्म एक्चुअली कल प्रेस शो में देखी थी वो है लाल सिंह चड्ढा। अब लाल सिंह चड्ढा के बारे में आप जानते हैं, लाल सिंह चड्ढा से ज़्यादा फेमस इस वक्त है हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। हालांकि हैशटैग बॉयकॉट रक्षाबंधन भी चल रहा है, पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड चल रहा है, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से चला जा रहा है। आमिर खान बार बार माफ़ी भी मांग चुके हैं, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में भी माफ़ी मांगी जब PVR प्रिया में आए थे, हम लोगों को भी वहाँ पे बुलाया था, हम लोग गए थे, PVR का नया लोगो लॉन्च हो रहा था, तो वहाँ पे तो उन्होंने माफ़ी मांगी। उससे पहले भी वो माफ़ी मांग चुके हैं, वो बार बार माफ़ी मांगे जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात ये, वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने 2015-16 में एक बयान दिया था। अच्छा, कमाल की चीज़ ये है, उसके बाद उनकी फिल्म दंगल आई जो कि एक बहुत ही पैट्रियाटिक फिल्म थी। उसके बाद उनकी एक फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार आई जो बहुत ही सोशली रेलेवेंट फिल्म थी और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी फिल्म थी। वो दोनों फिल्म ब्लॉकबस्टर्स हुई, तब किसी ने नहीं बोला कि बॉयकॉट आमिर खान, बॉयकॉट दंगल, बॉयकॉट क्या कहते हैं सीक्रेट सुपरस्टार, तब किसी ने नहीं कहा। अब सडनली ये सुशांत सिंह राजपूत की जो सेट डिमाइस हुई है उसके बाद से एक नया प्रचलन शुरू हो गया। एक लॉबी है जिसके पास मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कुछ काम करने को है, वो सिर्फ बॉयकॉट ही करते रहते हैं। मुझे लगता है उनकी रोज़ी रोटी इससे चलती है कि किसी भी चीज़ के आगे बॉयकॉट लगा दो। सो एक ट्रेंड, कैंसिल कल्चर हमने देखा है वेस्ट में, हमने हॉलीवुड में देखा है कि किस तरह का कैंसिल कल्चर है, उसके कितने खतरे हैं वो हम सब देख रहे हैं। और अब बहुत सारे लोग उसके खिलाफ ज़बान भी उठा रहे हैं और आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैंसिल कल्चर से हमें कितना नुकसान हो रहा है। अब ये बॉयकॉट कल्चर इंडिया में शुरू हुआ है, हर चीज़ के आगे आप बॉयकॉट लगा देते हो, भाई बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट, बॉयकॉट ये। मुझे लोग रीजंस दे रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, बॉयकॉट बॉलीवुड। मैंने कहा यार, ही इज अप इन दी हेवेंस, लेट हिम बी इन पीस एंड लेट्स नॉट ब्रिंग हिम इन एवरीथिंग ना। हमारी ज़िंदगी में जो हर चीज़ है उसमें आप सुशांत को लेके आ जाते हो। आप सुशांत की पहली बात तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द डेड, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आप बार बार सुशांत का नाम घसीट देते हो जहां आपको कन्वीनियंट लगता है, और जहां आपको कन्वीनियंट नहीं लगता वहां आप उसको याद भी नहीं करते हो, आप भूल चुके हो। यार सेलिब्रेट हिज लेगेसी ना, लुक एट द काइंड ऑफ फिल्म्स ही डिड, लुक एट द काइंड ऑफ वर्क ही डिड, उसको आप सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? अब हर चीज़ में बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट। ये मैं दिन रात सुबह शाम डिप्लोमेट से मिलता हूँ, आई एम टेलिंग यू, मैं एम्बेसडर्स की इंटरव्यूज़ करता हूँ, डिप्लोमेट से मिलता हूँ। 2013-14 की बात है, मैं एक बार अमेरिकन सेंटर गया था, और उन दिनों में मैं बॉलीवुड से थोड़ा सा रूठा हुआ चल रहा था, और मैं इंटरनेशनल सिनेमा पे ही फोकस था मेरा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा था, तो मेरे पास बॉलीवुड की फिल्म्स देखने के लिए टाइम नहीं होता था, तो मैं नहीं देखता था, और मैं बाद में देख लेता था जब DVDs वगैरह आते थे, या कभी डिजिटल प्रीमियर, डिजिटल तो क्या उस वक्त सैटेलाइट प्रीमियर जब हुआ करता था। तो मैंने ऐसे ही डिप्लोमेट को बोला कि यार बॉलीवुड जो है मतलब मेरे को समझ नहीं आता। तो वो डिप्लोमेट बोला मुझे कि मुर्तज़ा यू शुड बी प्राउड ऑफ बॉलीवुड, इट्स व्हाट इंडिया इज़ नोन फॉर आउटसाइड द वर्ल्ड, इट्स द मोस्ट पॉपुलर थिंग आफ्टर महात्मा गांधी। आई वॉज लाइक वाओ, यू मीन टू से दैट महात्मा गांधी के बाद सबसे पॉपुलर चीज़ जो इंडिया की बाहर जानी जाती है वो बॉलीवुड है। एंड आई एम टेलिंग यू, जिस भी मैं डिप्लोमेट से मिलता हूँ, जिस भी मैं फॉरेनर से मिलता हूँ, वो इंडिया को बॉलीवुड की वजह से ही जानते हैं। और अभी आप जानते हैं मैंने अजीत राय जी की बुक भी ट्रांसलेट करी है, हिंदूजाज इन बॉलीवुड, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रही है। मेरे सारे जितने भी नॉन इंडियन फ्रेंड्स हैं, इंडियन फ्रेंड्स को तो खैर मैं बहुत आभार मेरा, आप लोग मतलब बहुत मुझे प्यार देते हैं, तो वो तो है ही, लेकिन जो मेरे नॉन इंडियन फ्रेंड्स हैं वो भी उस पर बुक को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे काम की तारीफ़ हो रही है, अजीत जी के काम की तारीफ़ हो रही है। तो ये बॉलीवुड की ताकत है, उनको पता चल रहा है बॉलीवुड के बारे में। तो प्लीज़ बॉलीवुड को डिमीन मत कीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं मेक इन इंडिया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और दूसरी तरफ आप बॉलीवुड के इतने दुश्मन बन गए हैं, आप बॉलीवुड को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड। अरे बॉयकॉट बॉलीवुड का मतलब है इनडायरेक्टली और बॉयकॉटिंग मेक इन इंडिया।
इनडायरेक्टली यू आर बॉयकॉटिंग द इंडियन ब्रांड। हमारी इज्जत है, हमारी शान है बॉलीवुड। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं बॉलीवुड में, कुछ गलत लोग हैं, तो आप क्या बॉलीवुड को बॉयकॉट करोगे? अगर आप बॉलीवुड को बॉयकॉट करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया का ग्लोबल एरिना में नाम कम होगा। और आप आमिर खान को बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है, आमिर खान को बोल रहे हैं वो ये है। लेट्स नॉट फॉरगेट, अन्ना मूवमेंट में ही वाज द बिगेस्ट नेम, जो सबसे पहले अन्ना हजारे के साथ जाके खड़ा हुआ था करप्शन के अगेंस्ट। लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो बंदा 2000 में जब लगान ऑस्कर्स के लिए गई थी, आखिरी फिल्म है इंडिया की जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, और कितना ज्यादा पेट्रियोटिक फर्वर बढ़ा था इंडिया का, कितना नाम बढ़ना था जब लगान ऑस्कर के लिए गई है। मैं मानता हूं आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट करी है, पर आमिर खान की बैकिंग नहीं होती तो आशुतोष वो फिल्म बना नहीं पाते। ही इज द पर्सन जिसने राकेश ओम प्रकाश मेरा को हिम्मत दी कि वो कंप्लीट कर पाए रंग दे बसंती। मैंने राकेश ओम प्रकाश मेरे का इंटरव्यू किया है गोवा में 2018 में, उन्होंने बताया है कि अगर आमिर खान की सपोर्ट नहीं होती मैं रंग दे बसंती बना नहीं सकता था। क्योंकि आप देखिए इस तरह की फिल्मों को बैक नहीं करता कोई भी। आमिर खान 3 इडियट्स के साथ भी जुड़े हुए थे। 3 इडियट्स अगर नहीं आती तो शायद मेरे जैसे लोग आज भी हिम्मत नहीं कर पाते कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने के लिए। आज जितने भी लोग इंडिया में पैशन फॉलो कर रहे हैं, दे ओwe इट टू 3 इडियट्स। पीके की मैं बात करता हूँ, ठीक है, रिलीजन को लेके बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं। मैं भी सपोर्ट नहीं करता ऐसी किसी भी फिल्म को जो रिलीजन को रिडिक्यूल करती है, रिलीजन का मजाक उड़ाती है, लेकिन उसके लिए आप आमिर खान को ब्लेम करें। यार आमिर खान डिड इट। अरे राजकुमार हिरानी की फिल्म थी ना, आमिर खान वॉज जस्ट एन एक्टर इन दैट। और आमिर खान अगर उसमें कोई डायलॉग बोल रहा है या कुछ एक्शन कर रहा है तो आप उसको पर्सनली लाइफ में आमिर खान से एट्रीब्यूट कर देते हैं कि इसने शिवलिंग का अनादर किया। मैं कह रहा हूं जिसने भी शिवलिंग का अनादर किया उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर फिल्म का सीन है और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को पास कर दिया तो जो सेंसर बोर्ड का उस वक्त हेड था उसको पनिश करो। आप आमिर खान को क्यों बोल रहे हो कि उसने जाके शिवलिंग को अनादर किया? और किया तो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं उसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता, लेकिन आप प्रूव कीजिए ना कि आमिर खान ने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा किया है। और आप बार बार बॉयकॉट आमिर खान, वो आमिर खान जो सत्यमेव जयते लेके आया था। मुझे याद है हम लोग उन दिनों में बहुत ज़्यादा एक एक्टिविस्ट हमारे अंदर जाग गया था और हमारे अंदर एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आई थी। तो आमिर खान का तो सिनेमा इज़ ऑल अबाउट पेट्रियोटिक फीलिंग फॉर इंडिया। और इंडिया को लेके तो हमेशा एक इंटरनेशनल मार्केट्स में जितनी भी इज्जत बढ़ी है, लगान जैसी फिल्मों से बढ़ी है। मैं जब भी मिलता हूँ बॉस्निया के लोगों के साथ तो बहुत तारीफ करते हैं लगान की, क्योंकि आपको याद होगा नो मैन्स लैंड ने एक्चुअली में एंड में लगान को हरा दिया था, जो बॉस्नियन फिल्म थी। तो ये मुझे लगा था कि मुझे क्लियर करना चाहिए। मैं बहुत सारे शोज़ में जाता रहता हूँ, मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करूँगा अगर कोई भी सेलिब्रिटी किसी का धर्म का मजाक उड़ाता है, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाता है, वो कंडेमनेबल है। लेकिन साथ ही साथ फेक न्यूज़ फैलाना और किसी फिल्म के किसी सीन को रिलेट करके बोलना कि रियल लाइफ में आमिर खान ने डिसरिस्पेक्ट किया है हिंदुज़म को या किसी हिंदू गॉड को बिना प्रूफ के, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इक्वली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अगर प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए और सिनेमा को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि लाल सिंह चड्ढा इज़ अ फिल्म मेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे सिर्फ आमिर खान नहीं है, जस्ट वन ऑफ द मैनी पीपल इन्वॉल्व। अद्वैत चंदन की मेहनत है जिन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार डायरेक्ट करी थी। अतुल कुलकर्णी का कमाल का स्क्रीन प्ले है, प्रीतम का कमाल का म्यूज़िक है, अमिताभ भट्टाचार्य के गाने हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, बहुत कमाल नागा चैतन्य है इसमें, मानव विज है, बहुत बड़ी कास्ट है। और आप अगर बोलते हैं कि मैं आमिर खान को बॉयकॉट कर रहा हूँ, इस फिल्म को नहीं देखूंगा, दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब बी रीजनेबल। ठीक है, आपको आमिर खान से कुछ इश्यूज़ हैं, आप फोरम पे आइए, उसको डिस्कस कीजिए, आई विल बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट यू। लेकिन ब्लैंकेट बॉलीवुड बैन इज़ नॉट राइट। बॉलीवुड हिंदुस्तान की शान है, बॉलीवुड मेक इन इंडिया का प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, आत्मनिर्भरता का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आज बॉलीवुड फ्लॉप हो गया और बॉलीवुड अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है कि सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्री कम्पीट कर लेगी हॉलीवुड से? हॉलीवुड आ जाएगा, खा जाएगा। हमने पास्ट में भी देखा है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखिए कैसे हॉलीवुड फिल्म्स आती हैं और पूरी की पूरी लोकल मार्केट को खा जाती हैं। आपको बता दूं, आज मैं सबसे बिगेस्ट इम्पोर्ट अमेरिका का गन्स और एम्यूनिशन नहीं है, सबसे बड़ा इम्पोर्ट अमेरिका का जो मार्केट्स में है, सॉरी एक्सपोर्ट की अगर बात करूँ, यानी कि हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्ट अमेरिकन फिल्म्स है, यानी कि हॉलीवुड है। और हम लोग अपने जो चीज़ें जो हमारी इंडिया में का जो नाम बना रही है इंटरनेशनल एरिना में, हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। वाह, बड़ा अच्छा लॉजिक है। और फिर हम मेक इन इंडिया को चेरिश करते हैं। मैंने फिल्म स्टार्टअप इंडिया के फेवर में एक बनाई थी, टू न्यू इंडिया विद लव, त्रिलोक मलिक जी ने डायरेक्ट करी थी लास्ट ईयर, जो एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या प्राइड होती है हमारे देश को लेकर। और कभी भी किसी मंच पर मैं जब जाता हूँ और मैं हिंदुस्तान का जिक्र करता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं येस मुर्तज़ा, वी आर फैंस ऑफ बॉलीवुड, और आप उसी बॉलीवुड को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वेरी सैड एक्चुअली। तो ठीक है, लाल सिंह चड्ढा पर आते हैं। सॉरी फॉर दिस रैम्बलिंग, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए आपसे। तो लाल सिंह चड्ढा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फॉरेस्ट गम का रीमेक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, रीमेक इज़ एक्चुअली नॉट द राइट टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म, क्योंकि रीमेक तब होता है जब आप किसी फिल्म को फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं और
उसको थोड़ा सा हल्के फुल्के चेंजेस ही रहते हैं, मे बी कास्टिंग वगैरह बदल जाती है, पर ये रीमेक नहीं है। यहाँ पे जो सही शब्द यूज़ करना चाहिए वो है अडेप्टेशन। लाल सिंह चड्ढा इज़ एन अडेप्टेशन, नॉट अ रीमेक। अडेप्टेशन का मतलब होता है जब आप पूरे मटेरियल को बदलते हैं, उसको एक अलग आधार में, एक अलग कंटेक्स्ट में, अलग पृष्ठभूमि में सेट करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से इसको बदल दिया गया है। ओवरऑल कहानी जो है वो लाल सिंह चड्ढा जो है वो फॉरेस्ट गंप के आर्क से इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन ये एक अलग कहानी है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या फॉरेस्ट गंप में आपको देखने को मिलेगा कि 2014 में मोदी जी के जो वाराणसी में पोस्टर्स लगे थे, अब की बार मोदी सरकार, क्या फॉरेस्ट गंप में आपने देखा था 2014 में इंडिया में क्या हो रहा है? क्या फॉरेस्ट गंप में दिखाती है ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्या फॉरेस्ट गंप दिखाती है सिख जेनोसाइड जो 1984 का हुआ था? क्या फॉरेस्ट गंप अडवाणी जी की रथ यात्रा दिखाती है? नहीं दिखाती ना। तो आप कैसे बोल रहे हैं रीमेक है, फ्रेम बाय फ्रेम? जिहालत है। दिस इज इलिटरेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर व्हेन समबडी सेज दैट लाल सिंह चड्ढा इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ फॉरेस्ट गंप। इट्स नॉट अ copy paste friends, it's an adaptation. This is a thing called adaptation. आप जाइए, एक पूरा डिसिप्लिन स्क्रीन राइटिंग का। The best filmmakers in the world, फ्रांसिस फोर्ड कपोला, अकीरा कुरोसावा, बड़े से बड़ा फिल्म मेकर दुनिया को उठा लीजिए और इन्होंने अडेप्टेशन करी है, रीमेक नहीं कही है प्लीज़ इसे, ये अडेप्टेशन है। तो ये चीज़ अब क्लियर कर दी मैंने। तो एक कहानी पे आ जाते हैं। तो बेसिकली कहानी जो है ये है कि लाल सिंह चड्ढा जो हैं वो अब अपनी मिडिल एज में आ चुके हैं और वो एक ट्रेन में जा रहे हैं, और ट्रेन में जाते हुए वो अपना एक गोलगप्पे का जो डब्बा खोलते हैं और अपनी माँ की बातें शुरू कर देते हैं। शुरू में को पैसेंजर्स इंटरेस्ट नहीं लेते, पर जैसे जैसे वो अपनी कहानी बताने लगते हैं, बचपन में हमें ले जाते हैं कैसे वो एक पैर उन पे वो क्रचेस रहते थे और उसकी मदद से चलते थे। फिर उनकी फ्रेंड बनती है रूपा नाम की एक लड़की, और कैसे धीरे धीरे वो उनसे प्यार करने, वो तो बचपन का ही मतलब प्यार है जो आगे जाके जवानी में एक सीरियस लव का फॉर्म लेता है, अगेन वन साइडेड लव का फॉर्म लेता है। तो वो जब कहानी आगे बढ़ती है तो ये ट्रेन में जो बैठे हुए लोग हैं सडनली बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं लाल सिंह चड्ढा की कहानी में। शुरू में तो उनको लग रहा होता है यार ये बंदा बोर कर रहा है, पर जब वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह की उनकी जर्नी रही है, कैसे एक दिन उनको बुलिंग करा जा रहा था वो, और सडनली वो भागते हैं डर के मारे, और वो उनका जो बच्चा जो चल भी नहीं पा रहा था वो दौड़ने लगता है, और कैसे फिर आगे वो कॉलेज में आते हैं और एथलीट बनते हैं, और उनकी जो रनिंग है उसकी वजह से वो स्टार बन जाते हैं। और फिर उनका जो करीना के साथ ऑन एंड ऑफ जो एक रिलेशन चल रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो करीना का कैरेक्टर है वो जो फॉरेस्ट गंप में रॉबिन राइट पेन का कैरेक्टर है उससे अलग है। वहाँ पे रॉबिन राइट पेन का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही वेफर थिंग कैरेक्टर है कि एक लेडी है जो हिप्पी है, वो कभी आती है, पर यहाँ पे करीना कपूर का कैरेक्टर को पूरी की पूरी कैरेक्टर आग दी गई है। उसका बचपन हमें पता चलता है, उसका यूथ हमें पता चलता है, उसके ड्राइव्स हमें पता चलते हैं, उसके एम्बिशंस हमें पता चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है जो हमें पहले फॉरेस्ट गंप में हमें रॉबिन राइट के कैरेक्टर में देखने को नहीं मिलता। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा अतुल कुलकर्णी की, उन्होंने करीना के कैरेक्टर को जो अच्छा फ्लैश आउट किया है जो कि ओरिजिनल में नहीं था। लाल सिंह चड्ढा का कैरेक्टर यहाँ पे वन डायमेंशनल नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट गंप का कैरेक्टर काफ़ी हद तक वन डायमेंशनल था। उसके जो रिलेशनशिप्स हैं आप देखिए, अपनी मदर के साथ जो उसका इक्वेशन है, उसका जो करीना कपूर के रूपा नाम के कैरेक्टर के साथ इक्वेशन है, उसका जो बाला यानी कि जो नागा चैतन्य जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो मोहम्मद भाई जो मेहर विज कैरेक्टर प्ले करते हैं, और ये मानव जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स के साथ जो उनका जो डायनेमिक्स हैं वो वन डायमेंशनल नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये हॉलीवुड के रिव्यूअर्स भी कह रहे हैं कि ये जो आमिर खान ने जो पोर्ट्रेयल किया है, जो ये लाल सिंह चड्ढा बनाई है, ये मल्टी लेयर्ड फिल्म है और ये काफ़ी हद तक बेटर है फॉरेस्ट गंप से जो वन डायमेंशनल फिल्म थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हॉलीवुड के रिव्यूअर्स कह रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं वो भी शायद पेड रिव्यूज़ करते हो, तो उस पर मैं कह नहीं सकता, मुझे उनकी इंटीग्रिटी का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी इंटीग्रिटी के हिसाब से बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे ये फिल्म कई जगहों पे बेटर लगी है फॉरेस्ट गंप से। और पहली बात तो ये कि हमारे इंडिया के बारे में मुझे इसमें अपनी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। जब वो भागते हैं, आमिर का कैरेक्टर, एक इसमें सीन है जब वो भागते जाते हैं, फॉरेस्ट गंप से लिया वो सीन, पर इसमें जब भागते हैं तो हमें पूरा इंडिया देखने को मिलता है, कश्मीर से कन्याकुमारी का, लद्दाख दिखता है, बंगाल दिखता है, हमें नॉर्थ ईस्ट दिखता है, हमें पूरा का पूरा राजस्थान दिखता है, जैसलमेर दिखता है। बहुत ही खूबसूरत सीन है। और मैं बता रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा जो है वो एक फिल्म नहीं है, यहाँ पे 15-20 फिल्म्स हैं ये अपने आप में। हर 10-15 मिनट में इसका जॉनरा बदल जाता है। एपिक फिल्म मेकिंग है, किसी की हिम्मत नहीं है ये फिल्म बना सके। आप सोचिए कि बड़े बड़े यहाँ पे हमारे इंडिया में स्टार्स हैं जो 40 दिन में अपनी फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ 8 महीने तो आमिर खान ने सिर्फ अपनी दाढ़ी उगाई है। और देखिए कि ये सिर्फ अगर गाने या तुर कलियाँ ही हैं, इसको ही शूट करने में उनको महीनों लग गए होंगे, जिस तरह से उन्होंने इंडिया की लेंथ और ब्रेथ कवर करी है। और आप बहुत आसानी से बोल देते हैं बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आपको फिल्म मेकिंग के बारे में
थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ये लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म बनाना कितना मुश्किल रहा होगा आमिर खान के लिए। ये 15-20 फिल्म बनाने के बराबर का हरकुलियन टास्क है, और अगर आमिर खान जैसा बड़ा नाम इस फिल्म को बैक नहीं करता तो कोई बना ही नहीं सकता। आप सोचिए ना, मुझे बताइए 93 से लेकर आज 2022 हो गया, अभी तक क्यों किसी ने रीमेक नहीं करी या अडेप्टेशन नहीं किया फॉरेस्ट गम का? क्योंकि हिम्मत ही नहीं है भाई हमारे इंडियन सिनेमा में कि आसिफ के बाद वो एपिक फिल्म मेकिंग कहाँ हमने देखी है। बहुत रेयरली हमारे पास कहाँ डेविड लीन रहे हैं। यहाँ तो विशाल भारद्वाज जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं या इवन संजय लीला बंसाली जैसे फिल्म मेकर्स हैं, उन लोगों को भी इजी वे आउट लेना पड़ता है, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा इशू है। बिना बजट के कैसे फिल्म बनाओगे आप? इस फिल्म का बजट 180-190 करोड़ है। करीना को डीएच किया गया है। करीना इस फिल्म में हमें जब भी मेट की करीना जितनी यंग लग रही हैं, तो डीएच टेक्नोलॉजी आप समझ रहे हैं कितनी महंगी है। आपने अगर आयरिशमैन जाके देखेंगे, हॉलीवुड की फिल्म जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, उसकी डीएजिंग देखिए कितनी थर्ड क्लास है। रॉबर्ट डिनीरो और अल पचिनो को जो डीएच किया गया है वो लगते ही नहीं है डीएच किए गए हैं। और यहाँ पे करीना को देखिए डीएच किया है, तो करीना जब भी मेट की करीना लग रही है। आमिर को भी डीएच किया है मुझे लगता है, लेकिन करीना को लेकर तो आई एम 100% श्योर इनको टेक्नोलॉजी से डीएच किया है। और ओवरऑल जो इस फिल्म की आर्क है वो भी बहुत कमाल की है। फर्स्ट हाफ तो फिल्म का कमाल का है, जैसे मैंने आपको बताया हर 10-15 मिनट में फिल्म जॉनरा बदलती है, लेकिन ये फिल्म एक कॉम्प्लेक्स फिल्म है। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि आप कैजुअली देखने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 2 घंटे की फिल्म देखने जा रहे हैं और आपको कुछ और करना है तो प्रॉबेबली आई थिंक आप रक्षाबंधन ही देखिए, इसको बाद में कभी देख लीजिएगा। और अगर आपके पास वक्त है, आपके पास तकरीबन 4-5 घंटे हैं और आप सिर्फ खाली दिमाग से फिल्म देखने जा रहे हैं, सिर्फ पॉपकॉर्न खाने नहीं जा रहे, ये फुल फिल्म नहीं है कि आप पॉपकॉर्न खाएंगे एंजॉय करेंगे। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, इंटरमिशन के 10 मिनट लगा लीजिए, ये सब लगा लीजिए, तो 3 घंटे मान के चलिए। प्लस फिर आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, बिकॉज जब ये फिल्म खत्म होगी इट विल मेक यू थिंक। इसकी रिव्यूइंग वैल्यू भी है। हालांकि ये फॉरेस्ट गम का रीमेक है, लेकिन आप इस फिल्म को शायद दोबारा भी देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसकी लेयर्स हैं। आमिर खान का जो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आमिर खान की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ी कमाल की है, कि आमिर खान का जो बचपन का पार्ट दिखाया है। हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से, फिर डेली राइड्स आते हैं, फिर अडवाणी जी की रथ यात्रा आती है, उसके बाद 93 के बॉम्ब ब्लास्ट दिखाए हैं, फिर धीरे धीरे कारगिल वॉर दिखाई है, फिर अटल जी का एरा दिखाया हमने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती है। मोदी जी के 2013-14 के इलेक्शंस दिखते हैं। तो पूरी की पूरी इंडिया की जर्नी है, और ये नहीं कि हिस्ट्री पे फोकस है। कहानी लाल सिंह चड्ढा की है, हिस्ट्री साथ साथ चल रही है। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ ऑर्गेनिकली स्टोरी में बिल्ड किया गया है कि जब वो चीज़ें होती हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, अन्ना मूवमेंट है, अच्छा मोदी जी की कैंपेन चल रही है यहाँ पे 2013 वाली, अब की बार मोदी सरकार को। लाल सिंह चड्ढा था वो वाराणसी के घाट से, अब की रनिंग जो चल रही होती, गुजर रहे होते हैं, पीछे मोदी जी के पोस्टर लगे होते हैं। बड़े खूबसूरत लगा मुझे। अडवाणी जी की रथ यात्रा का आर्काइव फुटेज यूज़ किया है, और इसी तरह से आर्काइव फुटेज में कई बार लाल सिंह चड्ढा को इन्होंने इंक्लूड किया। तो VFX CGI पे बहुत पैसे लगे हैं, तभी तो ये फिल्म 190 करोड़ 180 करोड़ की फिल्म है। हाँ, मुझे लगता है कि बॉयकॉट ट्रेंड शायद कामयाब हो जाएगा। शायद ये फिल्म उस तरह से अपने पैसे रिकवर करने में इसको मुश्किल होगी। हालांकि रिकवरी तो हो जाएगी, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स से ही हो चुकी होगी। आप मेरे एक बहुत स्मार्ट फिल्म मेकर हैं, श्रूड फिल्म मेकर हैं, उनका नाम है, नहीं तो चाइना में फिल्म इतनी चल जाएगी। लेकिन मैं आपसे अपील करूँगा कि अगर आप असलियत में सिनेमा के दीवाने हैं, अगर आप सिनेमा को देखना चाहते हैं और आप वाकई में अच्छे सिनेमा को पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे कहते हैं अरे सर हमारे देश में तो सिनेमा बनता ही नहीं, तो आप इस फिल्म का ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ इंडिया को कैप्चर किया गया। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप इंडिया की बात करते हैं, आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो इस फिल्म में जाके इंडिया की खूबसूरती देखिए तो कितनी खूबसूरती से इंडिया को पिक्चराइज किया गया है। मतलब मेरे जैसा इंसान, मुझे ऐसा लगा कि बस मैं बैठा हूँ और पूरे इंडिया का एक दर्शन हो रहा है मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ मुझे ऐसी बहुत सारी जगहें थी जो मैं पिछले कुछ सालों में जा चुका हूँ, और 2-3 सालों में तो मेरा ट्रैवल बिल्कुल ना होने के बराबर रहेगा। तो मैं वो देखा, मैंने पहचाना, मुझे दिखी बीचेस गोवा की, मुझे दिखे कन्याकुमारी, विवेकानंद मेमोरियल दिखता है, मुझे लद्दाख दिखता है, कश्मीर दिखता है, पंजाब की बहुत खूबसूरती इस फिल्म में देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट दिखता है हमें। तो बड़ा मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, और एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ ही इस तरह की फिल्म बनाई जा सकती है। केमिस्ट्री बहुत कमाल की है आमिर और करीना की। करीना, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी मेट की करीना लग रही हैं वो DH किया गया है। साथ ही साथ जो उनकी केमिस्ट्री है नागा चैतन्य के साथ, वो बड़ी कमाल की है। एक रूपा का जो एंगल है कि रूपा बनियान के साथ जो रूपा जो कैरेक्टर है करीना का, उसको कनेक्ट किया गया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी मूवी जो है मेलोड्रामेटिक हो जाती है, जब एक कैरेक्टर का कुछ
उसकी हेल्थ और उसकी कंडीशन को लेके थोड़े से इश्यूज आते हैं, पर आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन जिन लोगों को फर्स्ट हाफ की और ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द फिल्म की पेसिंग बहुत कमाल की लग रही होगी, उनको लगेगा यार एंड में आके फिल्म सडनली थोड़ी मेलोड्रामेटिक क्यों हो जाती है, पर आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। वो फिल्म के आर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसके अक्रॉस ये सारी चीज़ें होती हैं। और एंडिंग मुझे खूबसूरत लगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे फॉरेस्ट गम में जो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स था वो यहाँ पे बॉक्स ऑफ गोलगप्पास बन जाता है। तो बहुत ही सदी हुई स्टोरी टेलिंग है। अद्वैत चंदन ने अच्छी डायरेक्शन करी है। आई थिंक वो एक आगे जाके एक बहुत बड़े फिल्म मेकर बनेंगे, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इस तरह की फ़िल्म को हैंडल करना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने आप में ही 15-20 फिल्म्स बनाने के समान है। जॉनरा जो शिफ्ट होते हैं, इसका जो वॉर सीन्स हैं, जो कारगिल वॉर जो 1909 में सेट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंसेस मुझे शेरशाह से बेटर लगे। तो जब वॉर सीन्स आते हैं फिल्म, तो एक जो वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म बनी है उनसे बेटर हो जाती है फिल्म। जब कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत कमाल की कॉमेडी हो जाती है। जब ड्रामा हो जाता है तो बहुत ही कमाल का ड्रामा हो जाता है। एक्शन और जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल कर दिया। जब ये जॉनरा शिफ्ट हो रहे हैं तो सिर्फ नाम के लिए शिफ्ट नहीं हो रहे, पूरी फिल्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और आमिर भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, करीना भी ट्रांसफॉर्म हुई है, सारे कैरेक्टर्स भी ट्रांसफॉर्म हुई हैं। और पूरी की पूरी जो जर्नी है जो स्टार्ट होती है जब लाल सिंह चड्ढा का जन्म होता है, और ये कहानी जब आगे बढ़ती है और 2022 में जाके ख़त्म होती है, तो हमें लगता है कि हमने एक ज़िंदगी जी है, एक स्प्रॉलिंग सागा है, एक एपिक है, और 3 घंटे वर्थ हैं इसके टाइम के। लेकिन ये फिल्म आप तभी देखिए सिनेमा हॉल में जब आप फुर्सत से देखना चाह रहे हो। डोंट गो देयर कि आप 3-4 दोस्तों के साथ मस्ती करने गए, आपका प्लान कुछ और करने का था और आप सोचते हैं यार लेट्स ड्रॉप बाय और फिल्म देख लेते हैं। ये फिल्म देखिए सिनेमा हॉल में, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बनेगा नहीं फिर इस तरह का सिनेमा अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस फिल्म को सलीके से देखिए, एक ट्रू सिनेएस्ट की तरह देखिए, ट्रू सिनेमा लवर की तरह देखिए, तब आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। और अगर आप सिर्फ इफ़ यू वांट टू वॉच इट फॉर द सेक ऑफ इट, तो आप ये मत देखिए। अभी आप रक्षाबंधन देख लीजिए, 2 घंटे की फिल्म है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ब्रिस्क फिल्म है, सोशल मैसेज है, इमोशनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आएगा। लाल सिंह चड्ढा देखनी है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिल्म। मैं अपने घर में भी बोल रहा हूँ, मतलब अपने जब आंटी और अपनी मॉम को, कि मैंने कहा चलिए अगर साथ देखनी है तो लाल सिंह चड्ढा अभी नहीं देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अभी हम रक्षाबंधन देख लेते हैं, क्योंकि वो ब्रिस्क फिल्म है ज़्यादा क्योंकि हमने बहुत टाइम से एज अ फैमिली आउटिंग नहीं करी है। तो सडनली जाके लाल सिंह चड्ढा देखेंगे तो इट कैन बी अ लिटिल हैवी इन वन व्यूइंग, ओवरवेलमिंग हो सकती है। तो बहुत कुछ है उस फिल्म में, और मतलब ऊजिंग विद सिनेमैटिक ब्यूटी, पिक्चराइजेशन, मैजिक रियलिज्म, ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी, वॉर, एंटी वॉर के जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। या हिस्ट्री के साथ जो इंडिया की मैं रिलिव किया 90s से ऑल द वे टिल डेट, तो वो चीज़ है। और अगर आपको सिर्फ फैमिली आउटिंग करनी है और कुछ और चीज़ें भी करनी है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, 15 अगस्त मनाना है, और सिर्फ 2 घंटे फिल्म देखनी है, तो रक्षाबंधन देखिए बड़े आसानी से। लाल सिंह चड्ढा बाद में भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने दिल खोल के आज आपसे बात करी, हिंदी में बात करी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे मुर्तज़ा इंग्लिश में तो आपके रिव्यूज़ पढ़ते रहते हैं, कुछ हिंदी में भी कीजिए। तो मैंने कहा मैं हिंदी में करता हूँ आज बात, और दिल खोल के बात करता हूँ, और थोड़ा बाइकआउट वाली चीज़ को भी एड्रेस करता हूँ कि हम अपने इंडिया का इतना बड़ा जो ब्रांड है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में जान पहचान है, मेक इन इंडिया का जो बेस्ट एग्जाम्पल है बॉलीवुड, उसको डिमीन कर रहे हैं हम बाइकआउट बॉलीवुड बोल बोल के। तो मुर्तज़ा अली खान, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ जो मेरी जो ट्रांसलेटेड बुक है मार्केट में, हिंदुजाज एंड बॉलीवुड, आप उसको ख़रीदिए, रिव्यू कीजिए, और मुझे ज़रूर अपने थॉट्स शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको मेरा लाइव सेशन, और क्या आप चाहेंगे कि मैं इस तरह के लाइव रिव्यूज़ करता रहूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है। अभी कुछ लोग मुझे कह रहे हैं मुर्तज़ा आपका तो रिव्यू बड़ा पॉजिटिव आ रहा है लाल सिंह चड्ढा का, पर तरण आदर्श ने तो उसको 2-2.5 स्टार दिए हैं, फिल्म को अच्छा नहीं कहा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तरण आदर्श सर की, पर तरण आदर्श सर एक ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो एक क्रिटिक नहीं है, तो उनके व्यूज़ हमेशा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मुर्तज़ा अली खान ट्रेड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वो एक फ़िल्म क्रिटिक है, तो वो सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएगा, जिसके पास सिनेमा के लिए बताने को बहुत कुछ है। मैं आपको सिनेमैटिक वे में बता सकता हूँ, सिनेमेटोग्राफी के बारे में बता सकता हूँ। मैं जो सिनेमा को बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह के साथ डिस्कस करता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी डिजिटल ग्रेडिंग इस फिल्म की कैसी है, इसकी सिनेमेटोग्राफी कैसी है, इसकी एडिटिंग कैसी है। मैं ट्रेड के बारे में शायद आपको नहीं बता पाऊँगा कि फिल्म कितने 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, उसके लिए तरण जी इज़ द बेस्ट पर्सन। एंड
KRK की टॉक्सिसिटी के बारे में तो हम जानते ही हैं, उसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, पर मैं इतना बताऊँगा कि KRK ने कहा कि मैं लाल सिंह चड्ढा रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि आमिर ने मेरे लिए स्पेशल शो ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं फ़िल्म के बारे में कुछ बुरा बोल के आमिर को हर्ट नहीं करना चाहता। तो आई थिंक वो भी इसका रिव्यू नहीं दे रहे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुर्तज़ा आप तो आप पे ही हम लोग फिर भरोसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक डिटेल रिव्यू आपको देता हूँ। मैंने पोस्ट भी किया है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा डिटेल रिव्यू आएगा भी मेरे इस कॉलम में डी फोकस में। पर अभी के लिए मैंने कहा आपसे क्विक थॉट्स मैं रक्षाबंधन के बारे में भी शेयर कर देता हूँ और लाल सिंह चड्ढा के बारे में भी शेयर कर देता हूँ। तो दोनों फिल्म को मेरा थम्स अप है। लाल सिंह चड्ढा जो है उसको भी मैं 3.5 स्टार दे रहा हूँ, रक्षाबंधन को भी मैं 3.5 स्टार दे रहा हूँ, पर मैं दोनों को अलग अलग रीजंस की वजह से 3.5 स्टार दे रहा हूँ। तो लाल सिंह चड्ढा जो है आप तब देखिए अगर आप कुछ सिनेमैटिकली रिच देखना चाहते हैं और बहुत ही इंगेजिंग वे में आपके पास समय है और सिर्फ फिल्म ही देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, फैमिली आउटिंग करना चाहते हैं, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हुए फिल्म देखना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन देखिए। तब तक के लिए फिर मैं अगली बार तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।